हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संडे का ये दिन है और संडे की एनालिसिस खास रहती है, तो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस दिवाली की। तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है दैट इज वन वोटर टू स्टेट्स टू वोट्स। तो यहाँ पे लगभग 3,000 वोटर्स हैं जो कि महाराष्ट्र तेलंगाना की बाउंड्री पे रहते हैं। 14 विलेजेस हैं उसमें ये रहते हैं और उनको जो है दोनों ही स्टेट्स में वोट करने का जो है चांस मिलता है। और ये जो बेसिक जो इसका रीजन है उसका कारण ये है कि जो अनरिजोल्व बाउंड्री डिस्प्यूट है दोनों स्टेट की वजह उसकी वजह से वो वहाँ पे दोनों जगह वोट कर पाते हैं। तो both ग्राम पंचायत डिपेंडेंट ऑन द महाराष्ट्र एंड तेलंगाना गवर्नमेंट्स एंड द रेजिडेंट्स पार्टिसिपेट इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्शंस ऑन बोथ साइड। दोनों ही तरफ से करते हैं, लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हम दोनों स्टेट्स में वोट करते हैं, सभी इलेक्शंस में वोट करते हैं, लेकिन उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि रोड कनेक्टिविटी की है, हेल्थ केयर की है और हायर एजुकेशन की है, वो अभी भी जो है रिजॉल्व नहीं हुए हैं डिस्पाइट वोटिंग फॉर बोथ द स्टेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आज बाकी सेक्शन में बढ़ते हैं, तो साइंस के सेक्शन पे पहुंचते हैं। साइंस के सेक्शन में देखते हैं मॉडिफाइड एंटी फंगल एजेंट शोज रिड्यूस टॉक्सिसिटी इन माइस। तो यहाँ पे जो एम्फोटेरिसिन बी, आपको याद रखना है एएमबी, ये एक एंटी फंगल एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है अगेंस्ट सीवियर फंगल इन्फेक्शन जो है वो यूज किया जा रहा है काफी डिकेड से। लेकिन इसमें क्या होता था, इसके कुछ जो इफेक्ट थे वो ये थे कि ये जो है इसकी इफेक्टिविटी तो है, एफिकेसी तो है, लेकिन ये जो एएमबी है इट इज हाईली टॉक्सिक इन ह्यूमंस। क्यों? और पार्टिकुलरली वो जो है वो रीनल सेल्स को जो है ये पार्टिकुलरली अफेक्ट करता था और रीनल फेलर जो है उस वो रिजल्ट होता था। तो उससे इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो एनालॉग्स थे एएमबी के उसको डेवलप किया और उनका देखा कि क्या एनालॉग जो है उससे इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो जो एनालॉग्स है उनको टेस्ट किया गया ह्यूमन किडनी सेल्स पे और ये डिटरमाइन किया गया दैट रीनल सेल्स डेथ वाज ड्यू टू द बाइंडिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम किडनी सेल मेम्ब्रेन्स बाय एएमबी। जो मेनली किडनी सेल्स की जो डेथ होती थी उनका जो रीजन था वो ये था कि जो कोलेस्ट्रॉल था किडनी सेल से वो बाइंड कर जाता था इनके साथ। ठीक है ना। तो ऑथर्स ने फिर क्या किया, यहाँ पे रिसर्चर्स ने ये किया कि उन्होंने डिजाइन किया वेरिएंट एएमबी के दैट कैन बाइंड टू एंड एक्सट्रैक्ट फंगल एर्गोस्ट्रोल बट नॉट मैमेलियन कोलेस्ट्रॉल। कि वो मैमेलियन कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड ना करे, लेकिन जो बाइंडिंग करे वो सिर्फ फंगल कोलेस्ट्रॉल के साथ करे, जिसको हम अर्गेस्ट्रोल बोलते हैं, उसके साथ करें और जो है उसको ही वो सिर्फ एक्सट्रैक्ट करें। और इसके जो है रिजल्ट अच्छे आए हैं। जो रिजल्टिंग कंपाउंड बना था जिसको उन्होंने नाम दिया AM219, it was renal sparing in human renal cells and in mice while retaining high efficacy as a antifungal treatment। तो वो सिर्फ फंगल कोलेस्ट्रॉल को अर्गेस्ट्रोल को बाइंड कर रहा था, रीनल वाले जो कोलेस्ट्रॉल है उसको छोड़ रहा था और वहाँ पे इसकी एफिकेसी भी काफ़ी अच्छी जो है वो आई है। तो इसका जो टेक्निक है इसको ये है कि इस टेक्निक को जो आगे भी यूज किया जा सकता है इस तरह से, और बेटर ट्रीटमेंट जो फंगल इन्फेक्शन है उनके लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल यूनिवर्स में हैव रिजल्टेड आउट ऑफ ए बिग बाउंस। तो यहाँ पे हमने बिग बैंग सभी ने सुना है, लेकिन बिग बाउंस का मतलब ये है। तो ऑथर ने यहाँ पे आइंस्टाइन की थ्योरी को बोला है कि आइंस्टाइन थ्योरी अगर हम देखें तो देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ टाइम बट रादर एन एंटिटी कॉल्ड स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने बोला था कि कोई टाइम जैसे एंटिटी है ही नहीं। एंटिटी एक्चुअल में क्या है, स्पेस टाइम की एंटिटी है। जो मास है इट डिस्टोर्ट्स स्पेस टाइम एंड द बिगर वंस मोर। नियर अ ब्लैक होल टाइम पासेस सुपर फास्ट। जो टाइम है वो अलग अलग है, वो रिलेटिव है, वो हर जगह एक सा नहीं है। ब्लैक होल के पास अगर आप देखें तो टाइम जो बहुत तेजी से सुपर फास्ट स्पीड से पास होता है। समवन एट द एज ऑफ वन लुकिंग एट अर्थ कैन सी अ ईयर अगो। तो मतलब कोई बहुत पहले का भी ऐसे इस तरीके से देख सकता है। हर एक के लिए जो है टाइम वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने यही बोला है कि टाइम डजंट पास द सेम फॉर एवरीबडी। ऑथर ने भी यहाँ पे यही बोला है, इन्होंने साइंटिस्ट ने। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ही जो है वो व्हाइट होल्स भी हो सकते हैं। तो हालांकि उन्होंने बोला कि ये अभी स्पेकुलेशन के रेल में है और अभी इसको प्रूव होना जो है बाद में है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे ब्लैक होल्स में चीजें चली जाती हैं चली जाती है चली जाती है, तो जब ये ब्लैक होल बाउंस बैक करता है तब एक व्हाइट होल जो है वो डेवलप होता है। व्हाइट होल्स ऑन द अदर हैंड में बिगेट अ न्यू यूनिवर्स। जिस तरीके से ब्लैक होल एक यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन करता है, खत्म करता है, उसके अंदर सब समा जाता है, उसी तरह से व्हाइट होल जो है एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है। ठीक है ना। तो ऑथर ने ये बोला कि आपने देखा होगा जब हम किसी रबर बॉल को अगर हम छोड़ते हैं नीचे फेंकते हैं तो वो क्या करती है, बाउंस बैक करती है। लेकिन बाउंस बैक में जो है वो उतनी हाइट पे नहीं जाते, वो कम हाइट पे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी पहले थी वो कुछ लॉस हो जाती है। जो ये एनर्जी है वो डिसिपेशन में यूज होती है। तो जो डिसिपेटेड एनर्जी है व्हाइट होल की, इट वाज स्टडीड बाय स्टीफन हॉकिंग। इसको स्टीफन हॉकिंग ने स्टडी भी किया था और
इट इज इज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। ब्लैक होल्स एमिट हीट और हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल्स क्या करते हैं, एमिट करते हैं हॉकिंग रेडिएशन को, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये बोला कि जो टाइम है वो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो अपनी थ्योरी में ये बोलता है कि ही वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट टाइम वाजंट समथिंग फिक्स्ड लाइक द टिकिंग ऑफ ए क्लॉक। टाइम है नहीं है कि एक फिक्स चीज है, जैसे घड़ी की सुई आपने देखो टिक टिक करे, नहीं, बट समथिंग मोर फ्लेक्सिबल लाइक अ रबर बैंड। ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक रबर बैंड की तरह, ठीक है ना। तो ये ऑथर ने बताया। इंस्टेड टाइम जो है वो एक फ्लेक्सिबल रबर बैंड की तरह है, जिसको मतलब स्ट्रेच किया जा सकता है और कंस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सिमिलरली देयर इज आल्सो द टाइम फील्ड दैट आइंस्टाइन कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। और जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरह से एक आइंस्टाइन ने बोला कि टाइम फील्ड भी है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है ना। आइंस्टाइन की थ्योरी अगर देखें तो देयर आर नो पार्टिकल्स ऑफ टाइम बट रादर एन एंटिटी कॉल्ड स्पेस टाइम, जो हमने बता दिया। और ब्लैक होल के पास जो है टाइम जो है वो सुपर फास्ट स्पीड से जो है वो पास होता है। नेक्स्ट इज एग सेल्स दैट लैक साइटोप्लाज्मिक लैटिसेस बिकम इनफर्टाइल। तो एक नई रिसर्च में पता चला कि जो साइटोप्लाज्मिक लैटिसेस होते हैं, दे सीम टू बी स्टोरेज साइट होते हैं वो मैनी प्रोटीन्स के लिए दैट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। और जिन एग सेल्स में साइटोप्लाज्मिक लैटिसेस नहीं होते वो जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है ना। तो इनफर्टिलिटी का एक रीजन ये भी हो सकता है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शनल फूड्स की डेफिनेशन आप देखिए। ऑथर ने बोला कि फंक्शनल फूड्स आर डिफाइंड ब्रॉडली एज फूड्स दैट प्रोवाइड मोर देन सिंपल न्यूट्रिशन। केवल न्यूट्रिशन से ज्यादा जो चीजें प्रोवाइड करते हैं उनको हम फंक्शनल फूड बोलते हैं। वो सप्लाई करते हैं एडिशनल फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर। और इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, जितने फ्रूट्स हैं, वेट हो चाहे वो ड्राई हो, वो तो है ही है। साथ में कुछ जो और फूड्स हैं जैसे कि ओट्स हैं, मिलेट्स हैं, बाजरा है, रागी है, ज्वार, सोया प्रोटीन्स, ठीक है ना। फ्रूट्स तो है ही है। तो जो ऐसे हेल्दी फूड्स जो जिनको हम फंक्शनल फूड्स कहते हैं, दे ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। उनको बेसिकली इसीलिए फंक्शनल फूड भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू से ज्यादा वो जो है कहते हैं। इसमें आमंड्स का ऑथर ने थोड़ा सा बताया कि आमंड्स में जो है उनको रिगार्डेड एज एपिटमी ऑफ हेल्दी फूड्स, क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, डाइटरी फाइबर, विटामिन, राइबोफ्लेविन, एसेंशियल मिनरल्स एज वेल एज फाइटोस्टेरोल्स एंड पॉलीफिनोल। तो यहाँ पे उसने ये सारा ये बताया कि ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें आपके आमंड्स हैं, पिस्ताचियो है, बहुत सारे और हैं, वो सारे इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से इम्पोर्ट किया, जो ये अक्सर समझा जाता है। तो हेल्दी डाइट के लिए उसने यहाँ पे इनको सजेस्ट किया है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं, हाउ मेनी पीपल हैव डाइड इन गाजा। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है नॉर्थ गाजा से लेके साउथ गाजा तक के रीजन को पूरा बताया है, सिटीज को दिखाया और जितनी डेथ हुई उनको बताया। तो यहाँ पे बीत लाहिया है नॉर्थ में, फिर जबालिया है, गाजा है, खान यूनुस है, राफा है, बिल्कुल सदर्न वाले गाजा वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो उसमें रीजन वाइज जो है ऑथर ने यहाँ पे सारी डेथ कर दी है। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ गाजा का रीजन है, बीत लाहिया है, ये जबालिया रेफ्यूजी कैंप है, ये जबालिया है, ये शाती रेफ्यूजी कैंप है, ये गाजा सिटी है, जायतून है, ये नुसरत कैंप है, ये बुरेजी कैंप है, जवायदा है, ये मगाजी कैंप है, ये देर अल अलबला है, ये मिडिल एरिया हो गया इसका, ये शलादीन है, ये बानी सुहेला है, खान यूनिस कैंप है, खान यूनिस सिटी है, ठीक है ना। तल सुल्तान है, मसबाबे है, राफा है, फिर राफा सिटी है। तो ये सारी पे यहाँ पे डेथ जितनी जितनी हुई है, खान यूनिस में 221 हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बेतलैया में 10 हैं, जबालिया कैम्प में 409 है, जबालिया में 181 है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो इन्होंने की है। 40 किल्ड ऑन October 13 as air strikes hit vehicles on Al Rashid and Salah al Din roads leading to southern Gaza. These are the main routes used by at least 40,000 people to flee North Gaza. North Gaza से जाने के लिए ये जो रूट मेनली यूज किए जा रहे थे, इनमें देख सकते हैं आप कि जो है 40 डेथ्स इसी उसमें हुई हैं। उसके अलावा बाकी जगह पे भी उन्होंने बताया है। 8 नंबर ऑफ रेफ्यूजी कैंप्स इन गाजा एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द मास एक्सोडस ऑफ पैलेस्टीन ड्यूरिंग द 1948 वॉर दैट ensured creation of Israel, or more than 7.6 lakh Palestinians either fled or were expelled from their homes in an event referred to as नकबा। इस नकबा इवेंट में जो लगभग 7.6 लाख पैलेस्टीन या तो उनको वो वहां से एक्सपेल कर देगा या फिर वो वहां से फ्ली कर गए, ठीक है ना। 1.5 million Palestinians or about 62% have been internally displaced across all 5 governorates of the Gaza Strip as on November 6। और इतने 1.5 मिलियन जो है उनको इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी उनका देखने को मिला है। डेथ टोल
और इंजरीज की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा डेथ हो गई, 11,000 से ऊपर जो है क्रॉस कर चुकी है डेथ टोल, और उसमें भी इंजरीज जो है वो 25,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हैं। मोर देन 2500 वुमेन जो है वो रिपोर्टेड टू बी किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, और उसी तरह से चिल्ड्रन भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड बताए हैं। चिल्ड्रन अगर अटैक देखें तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है रिपोर्टेड किल्ड इन जस्ट 3 वीक्स इन गाजा स्ट्रिप more than the number of killed in armed conflict globally across more than 20 countries over the course of a whole year for any of the लास्ट 3 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा ये पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिला है। ठीक है ना, तो ये सारा इसमें आप देख सकते हैं। आगे प्रोफाइल्स में देखते हैं, न्यू शरीफ इन टाउन, तो यहाँ पे नवाज शरीफ जो फॉर्मर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनको जो है आज उसमें लिया गया प्रोफाइल सेक्शन में। तो ये सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में चल रहे थे लंदन में, और उनके वो वापस आए हैं पाकिस्तान में, तो उन्हीं के रिलेटेड ये बोला है। तो ये बोला होता है ना कि इंडिया में अगर नवाज शरीफ जो है ही इज रिमेम्बर्ड फॉर द मैनी एफर्ट्स ही हैज मेड एट रीचिंग आउट ओनली टू बी रिवर्स्ड बाय द मिलिट्री, अ टेरर अटैक और सर्कमस्टांसेस, कि कई बार उन्होंने कोशिश की कि कोई एग्रीमेंट या उस पे म्यूचुअल उस पे रीच आउट किया जाए, लेकिन उसके बाद उनके सारे एफर्ट्स को जो मिलिट्री ने वो रिवर्स कर दिया। इसमें ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि इनविटेशन दिया था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को टू कम टू लाहौर, सीम्ड हिस्टोरिक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कारगिल वार हो गई, तो वो कहीं ना कहीं मिलिट्री रेस्पॉन्स था। शरीफ ने फिर अटेम्प्ट किया टू गिव इंडिया द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टेन्योर, लेकिन बट गवर्नमेंट चेंज्ड व्हाइल द नेगोशिएशंस वर ऑन एंड द इनिशिएटिव फ्लैग्ड, उसके बाद भी ये फेल हो गया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी को भी अटेंड किया था, और देन रिसीव्ड हिम इन लाहौर ऑन हिज बर्थडे ऑन December 25, 2015, बट द पठानकोट अटैक फॉलोड, उसके बाद पठानकोट अटैक हो गया। तो वही है कि उनके जितने भी अटेम्प्ट उन्होंने किए उनको मिलिट्री ने एक तरह से रिवर्स कर दिया। तो अब अगर उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि 2013 से 17 का जो उनका टेन्योर रहा था, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीएमएल नवाज जो है, उनकी जो शीन है वो अभी लॉस्ट होती हुई दिखती है। और जो ट्राइफेक्टा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को ट्राइफेक्टा बोला ना, उसकी वजह से जो उसका पुअर रिकॉर्ड रहा है उसको हैंडल करने में, उसको बताया है क्या क्या है 3 प्रॉब्लम। द डेट रिडन इकोनॉमी, सबसे पहला तो ये है। दूसरा, द इस्लामिस्ट मिलिटेंसी दैट कैरिड आउट वन ऑफ द वर्स्ट टेरर अटैक्स 2014, और तीसरा जो बताया है मिलिट्रीज कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो ये तीनों ट्राइफेक्टा प्रॉब्लम्स बताइए पाकिस्तान की, इनकी वजह से जो है वो जो शीन और जो उनकी जो लाइट थी वो कहीं लॉस हुई है इस पार्टी की, पीएमएल नवाज की और इवन शरीफ की भी। तो वेलकम बैक तो वार्म हुआ है, लेकिन जो उनके लिए वर्क रहने वाला, वो टफ रहने वाला है। 3-4 चैलेंजेस है। पहला तो यही है कि मैनेज करना करप्शन केसेस जो भी अगेंस्ट हिम जो लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट, इलेक्शन जो है उसमें उनको अपनी इमेज को दिखाना पड़ेगा, करप्शन जो केसेस लगे हैं उनको वो करना पड़ेगा, उसके चलते मतलब उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। दूसरा, टू स्टीयर हिज पार्टी टू विक्ट्री एट पोल्स डिस्पाइट द कंटिन्यूड पॉपुलर मिश्रा, क्योंकि जो मिस्टर इमरान खान है वो भी पॉपुलर है, तो उसके चलते हुए भी उनको अपनी पार्टी को जो विक्ट्री की तरफ ले जाना पड़ेगा। और तीसरा, टू एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर विद इन हिज ओन पार्टी, और खुद की पार्टी में भी जो पावर है उसको ट्रांजिशन करने के लिए स्मूथ वे में हो, एक जल्द अच्छे से हो, वो भी रहेगा, क्योंकि वो अब बैटन जो है अपनी डॉटर को जो है वो देना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ लोन वॉइस, तो यहाँ पे राशिदा तालिब तलैब जो है उनको आज रखा है। तो ये क्या है, ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नवंबर 7 को जो है एक मोशन ऑफ सेंसर पास किया था अगेंस्ट वन ऑफ इट्स मेंबर्स, और वो कौन है, वो है ये राशिदा तलैब। ठीक है ना, इनके अगेंस्ट जो है सेंसर इशू हुआ था, और ये 3 टर्म डेमोक्रेट पॉलिटिशियन है जो रिप्रेजेंट करते हैं मिशिगन के 12th कांग्रेचुनल डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है ना, और ये लोन पैलेस्टीनियन अमेरिकन है, जो वन ऑफ द ओनली 3 मुस्लिम लॉ मेकर्स हैं अमेरिकन कांग्रेस में, और ये इनके खिलाफ दूसरा जो है वो सेंसर मोशन जो है पास किया गया है। और ये बेसिकली उन्होंने जो कमेंट किया था इजराइल वॉर ऑन गाजा पे, उसके अगेंस्ट, उसके चलते जो है ये सेंसर जो है किया है। तो उन्होंने अपने डिफेंस में बोला है कि जो स्लोगन क्लैरिफाइंग दैट इट वाज एन एस्पिरेशनल कॉल फॉर फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स एंड पीसफुल एग्जिस्ट को एग्जिस्टेंस, बेसिकली जो ये फ्रेज था, इट हैज इट्स रूट्स इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और उसको फ्रीडम ऑफ राइट्स और ह्यूमन राइट्स उसके रिगार्डिंग जो है इन्होंने इसको क्लैरिफिकेशन अपना दिया और अपना सपोर्ट बताया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये रिफ्यूजल भी किया था कि वो अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट नहीं करे, जिसकी वजह से जो है उनको सेंसर मोशन फेस करना पड़ा। नेक्स्ट इज डेमोलिशन मैन, तो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, जिनको अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है तो सभी जानते होंगे, उनको यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में दिया है। अफगानिस्तान के 291 फॉर 5 का चेज करते हुए जो है ऑस्ट्रेलिया जो है 91 फॉर 7 पे आ गई थी, लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने जो है अनबीटन 201 रन की पारी खेली, और पार्टनरशिप की पैट कमिंस के साथ 202 रन की, उसको जो है चलते जो है ये अपनी टीम को जो है सेमीफाइनल्स में लेके गए, उसी का बताया। तो डिस्टिंग्विश क्या करता है उनको बाकियों से, वो ये है
हिज पेंचेंट टू क्रिएट एंगल्स वेयर नन एग्जिस्ट, ये वो अलग अलग एंगल से खेल सकते हैं, अलग अलग तरीके से, वो चीज़ उनको अलग कर सकती है। हालांकि साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ऐसा पहले करते थे, इंडिया के सूर्य कुमार यादव अभी अभी ये कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल रिमेन्स अ मास्टर, इस फील्ड में मैक्सवेल जो है वो अभी भी मास्टर हैं, इस चीज़ को करने में माहिर है, ठीक है ना। तो यही सब कुछ बताया इसमें, आगे देखते हैं। यस, आज फ्रेम्स न्यूज़ इन फ्रेम्स में जो है गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, तो यहाँ पे बेसिकली जो एनसीआर दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग बताया है कि जो एनुअल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो कि IQ एयर स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी रिलीज करती है, वो ये बताती है कि इंडिया इज रैंक्ड 8th अमंग कंट्रीज विद वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडिया की रैंक कितने 8th है वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली कंट्रीज में। और इससे भी वर्स्ट फैक्ट ये है कि जो 14 सिटीज हैं वो नॉर्थ इंडिया से आती हैं, जो कि टॉप मोस्ट 20 पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में जो है उसमें 14 जो है वो नॉर्थ इंडिया की सिटीज हैं। जो एंटायर इंडो जेंजेटिक प्लेन है इट विटनेसेस स्पाइक इन एयर पोल्यूशन एवरी विंटर, और ये कहानी एक साल की नहीं है, हर विंटर की कहानी है कि हर विंटर जो इंडो जेंजेटिक प्लेन है वो एयर पोल्यूशन में स्पाइक उसमें देखने को मिलता है। और इसका मेन रीजन क्या है, व्हीकल जो है, डीजल जनरेटर एग्जॉस्ट है, हैवी इंडस्ट्री एमिशंस है, सोइल एंड रोड डस्ट है, ओपन वेस्ट बर्निंग है और जो बायोमास बर्निंग है, दीज ऑल पोल्यूट द एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द ईयर, लेकिन द नोक्सियस डिस्चार्ज गेट एक्यूमुलेटेड इन द विंटर एम्पलीफाइंग द इफेक्ट, ज़्यादा विंटर में जो है इफेक्ट जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है और उससे जो है पॉल्यूशन में काफ़ी स्पाइक देखने को मिलता है। ये आप सारी की सारी देख सकते हैं, ये जो है वो स्टबल बर्निंग की इमेज है अम्बाला में। ये जो है यहाँ पे ऑथर ने जो है वो ये भी जो चैट रिमेन्स दिखाए हैं फील्ड्स के स्टबल बर्निंग के बाद के ये हैं। और ये जो सेंट्रल विस्ता जो नेशनल कैपिटल में है रीजन, उसका दिखाया कि किस तरीके से वो स्मोक की चादर में ढका हुआ है। फिर ये जो है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का, ये देख सकते हैं आप, ये स्मोक किसमें है, ये अम्बाला के पास पास जो है जो फील्ड्स में जो है वो स्टबल बर्निंग है वो दिखाई जा रही है, ठीक है ना। ये भी सारे वही हैं, ये स्मोकिंग जो फ्यूमिगेशन ड्राइव चलती है उसका है। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन को दिखाया ये जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, उसका अगेंस्ट जो है जो विजिबिलिटी की वजह से जो ट्रैफिक जैम है उसका यहाँ पे सीन दिखाया है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगी। सो थैंक यू।